विद्यार्थियों, नागमती संदेश खंड में व्याख्या के लिए जो महत्वपूर्ण अगला पद है वह इस प्रकार है। अस पर जरा विरह कर गठा, मेध साम भय धूम जो उठा, दाढ़ा राहु केतु गा दाधा, सूरज जरा चांद जरी आधा, ओ सब नखत तराई जरही, टूट ही लूक धरती मह परही, जरे सो धरती ठाम ही ठाऊं, दह के पलास जरे ते हिदाऊं, विरह सांस तस निकसे झारा, दही दही पर्वत हो ही अंगारा, भवर पतंग जरे ओ नागा, कोयल भुल अली डोमा कागा, बन पंखी सब जीवले उड़े, जल मह मच्छ दुखी होई बूढ़े, महू जरत तह निकसा, समुद बुझाई आए, समुद पानी जरी खार भा, धुआं रहा जग छाई। नागमती के विरह की सर्वव्यापकता, उसकी दाहकता और उसकी पीड़ा का वर्णन करते हुए कवि हीरामन तोते के माध्यम से आगे कहता है, अस पर जरा विरह कर गठा, कि उसका विरह किसके समान, लकड़ी के गट्ठर के समान बहुत तेजी से जल रहा है। जैसे लकड़ी का गट्ठर धू धू करके जल उठता है, उसी प्रकार से उसकी विरह अग्नि भी लकड़ी के गट्ठर में लगी हुई आग के समान प्रतीत हो रही है। मेघ साम भय धूम जो उठा, और उसकी विरहाग्नि से निकलने वाले धुएं के कारण बादल भी काले हो गए हैं। अर्थात जो आकाश में जो काले बादल छाए हुए हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो उसकी विरहाग्नि के धुएं से विरहाग्नि से निकलने वाले धुएं के कारण ये काले हो गए हैं। दाढ़ा राहु केतु गा दाधा, राहु और केतु जो ग्रह हैं वो काले माने जाते हैं, उनका वर्ण काला माना जाता है। तो कवि कल्पना करता है कि मानो राहु और केतु भी उसकी विरहाग्नि की से निकलने वाले धुएं से दग्ध होकर के काले पड़ गए हैं, उससे जल करके काले पड़ गए हैं। सूरज जरा चांद जरी आधा, सूर्य में जो अग्नि है वह भी नागमती के विरह की अग्नि के कारण ही इतनी उसमें तपन है, और चंद्रमा भी मानो जल गया है और जल जल करके आधा रह गया है। ओ सब नखत तराई ही जरही, इसके अलावा सब नक्षत्र और तारे भी उसकी विरहाग्नि से मानो जल रहे हैं। टूट ही लूक धरती मह पर ही, और उनके जलने से जो लपट टूट टूट करके धरती पर पड़ रही है, उसी कारण जरे सो धरती ठावहु ठाऊं, स्थान स्थान से धरती भी मानो जल रही है, जलने लगी है। दह की पलास जरे ते हिदाऊं, और इसी कारण से पृथ्वी पर जो पलाश का वृक्ष है वह जल रहा है, क्योंकि पलाश के वृक्ष में जो पुष्प आते हैं वो इस तरह के लाल रंग के होते हैं कि उनकी आकृति ऐसी होती है जो देखने में प्रतीत होती है कि कहीं आग लग गई है, जंगल की आग लग गई है। तो पृथ्वी पर जो पलाश के पुष्प हैं या पलाश का वृक्ष है, मानो वो नागमती की विरहाग्नि से दग्ध होकर के या उसकी लपट ही उसमें से निकल रही है। विरह सांस तस निकसे झारा, दही दही पर्वत हो ही अंगारा, विरह की अग्नि के कारण उसके अंतर से जो सांस निकल रही है उसमें भी एक लपट है, अर्थात उसकी सांसों के माध्यम से भी आग की सी लपटें निकल रही हैं, और इसी कारण पर्वत भी जल जल करके अंगारे का स्वरूप बन गए हैं। भंवर पतंग जरे ओ नागा, और उसकी विरहाग्नि में भौरे पतंगे और सर्प आदि सब जल करके काले हो गए हैं। इसके अलावा कोयल और कौवा भी मानो उसी विरहाग्नि में जल करके उनका रंग काला पड़ गया है। वन पंखी सब जीव ले उड़े, नागमती के विरह की दाहकता इतनी अधिक है कि वन के सारे पक्षी अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से उड़ चले हैं। जल में मच्छ दुखी हुए उड़े, और पीड़ित होकर के दुखी होकर के उस तपन को, उस जलन को कम करने के लिए वो जल में डुबकी लगा रहे हैं, जल में डूब रहे हैं, ताकि उनको भी कुछ शीतलता प्राप्त हो सके। महु जरत तह निकसा समुद्र बुझाई आग, मैं भी उस विरहाग्नि की दाहकता से जलता हुआ वहां से निकल भागा और समुद्र के किनारे आकर के या इस समुद्र में आकर के मैंने उस आग को बुझाने की चेष्टा की। समुद्र पानी जरी खार भात धुआं रहा जग छाई,
और मेरे इसमें डुबकी लगाने के कारण, अन्य पक्षियों के डुबकी लगाने के कारण समुद्र का पानी खारा हो गया है और उसका धुआं चारों दिशाओं में छाया हुआ है। इस पद्यांश में भी जायसी ने विरह की उहात्मकता का वर्णन किया है। अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से यहाँ पर नागमती की विरह दशा का चित्रण जायसी ने किया है। संपूर्ण पद में अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का भी प्रयोग कवि ने यहाँ किया है और नाम परिगणन शैली का भी प्रयोग किया है। एक एक नाम यहाँ दिया है, राहु, केतु, सूरज, चांद आदि। इस शैली का प्रयोग किया है। संपूर्ण पद में अवधि भाषा है तथा दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया।